Assalamualaikum. I welcome you back in management tutorial. So, as you know, हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल के अंदर अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है जो है मैनेजर्स एज डिसीजन मेकर्स. सो सबसे पहले हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग कंडीशन, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन टूडेज वर्ल्ड. और आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और बाकी टॉपिक्स हम लोग अपने रेस्ट ऑफ ट्यूटोरियल्स में करेंगे. पहला पॉइंट है हमारे पास अ चॉइस अमंग टू और मोर अल्टरनेटिव्स इज कॉल्ड डिसीजन. ठीक है, डिसीजन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स के दरमियान में से हम लोगों ने एक को जो सेलेक्ट कर लेते हैं वो क्या होता है, हम लोगों ने अब एक चॉइस को सेलेक्ट कर लिया और वो क्या कहलाएगा, डिसीजन. जैसे पेपर के अंदर एमसीक्यूज दिए होते हैं और एमसीक्यूज के फोर ऑप्शंस होते हैं. उन फोर ऑप्शंस में से हम लोगों ने एक को सेलेक्ट करना होता है, वो क्या होता है, हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं. अब इसी तरह मैनेजर्स जो होते हैं वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेते हैं, और वो किस तरह के डिसीजन लेते हैं ये देखते हैं. Managers at all level and in all areas of organization make decisions. That is, they make choices. For instance, top level managers make decisions about their organization's goal, where to locate manufacturing facilities, or what new markets to move into. ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर्स किस तरह के डिसीजन लेते हैं कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ को कहाँ पे लोकेट करना है और किन मार्केट्स में उन्होंने अब मूव करना है. Middle and lower level managers make decisions about production schedules, product quality problem, pay raises, employee discipline. अब ये वाले कौन डिसीजन लेगा, ये मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स लेंगे. Making decision is not something that managers do. All organization members make decisions that affect their jobs and organization they work for. But our focus in this chapter is on how managers make decisions, but you still go through the process. When making that decision, it includes 8 steps. कितने steps हैं हमारे पास? 8 steps हैं in the decision making process. Let's use an example, a manager deciding what laptop computers to purchase to illustrate the steps in the process. अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू 8 स्टेप्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जो 8 स्टेप्स हैं उनको स्टडी करते हैं. सबसे पहला स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है किस तरह का. डिसीजन स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम. जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तभी हम लोगों ने अपना एक डिसीजन लेना होता है. ठीक है, a discrepancy between an existing and a desired condition. Amanda is a sales manager who reps need new laptops because their old ones are outdated and inadequate for doing their job. To make it simple, assume it's not economical to add memory to old computers and it's the company's policy to purchase, not lease. Now we have a problem, a disparity between the sales reps' current computers, existing condition है ये हमारे पास, and their need to have more efficient one desired condition. Amanda has a decision to make. अब अमंडा ने किस तरह का डिसीजन लेना है, उसने डिसाइड करना है कि अब वो किस तरह के लैपटॉप्स कंप्यूटर खरीद दे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. उसको प्रॉब्लम तो पता चल गई है. प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने लैपटॉप कंप्यूटर्स खरीदने हैं और जो लैपटॉप कंप्यूटर अब कंपनी के पास है उनसे अब काम नहीं हो सकता. ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया. अब हम लोगों ने जो डिसीजन लेना है उसका क्राइटेरिया हम लोगों ने खुद से बना लेना है कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें उस नए लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर चाहिए जो कि ओल्ड लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर नहीं है. सो once a manager has identified a problem, he or she must identify a decision criteria that are important or relevant to resolving the problem. Every decision maker has criteria guiding his or her decisions even if they are not explicitly stated. ठीक हो गया. In our example, Amanda decides after careful consideration that memory and storage capabilities, display quality, battery life, warranty, and carrying weight are the relevant criteria in her decision. अब अमंडा ने डिसाइड कर लिया है कि उसके जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होंगे उनके अंदर जो जिन चीज़ों पर उसने फोकस करना है वो कौन कौन सी होंगी, मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेबिलिटीज, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ, वारंटी, कैरिंग वेट आर द रेलिवेंट क्राइटेरिया. ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर. स्टेप नंबर 3 में एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया. अब वो कहती है कि ये वाले जो सारे हम लोगों ने क्राइटेरिया किया है, एवेल्यूएट किया है, ये भी हमारे पास इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है. कुछ हमें ज़्यादा चाहिए, कुछ हमें कम भी होगा तो गुजारा हो जाएगा.
तो इसको स्टडी करते हैं। इफ द रेलेवेंट क्राइटेरिया आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट, द डिसीजन मेकर मस्ट वेट द आइटम्स इन ऑर्डर टू गिव देम द करेक्ट प्रायोरिटी इन द डिसीजन। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर देना, उसको नंबरिंग दे दी है ताकि हम लोग को पता चल जाए कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए और कौन सी चीज़ कम भी होगी तो गुजारा हो जाएगा। अब मेमोरी एंड स्टोरेज सबसे ज़्यादा चाहिए हम लोग को, हमने उसे 10 नंबर दे दिया है। बैटरी लाइफ 8, कैरिंग वेट 6, वारंटी 4 और डिस्प्ले क्वालिटी 3 भी होगी तो गुजारा हो जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 4 हमारे पास क्या है, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। अब हम लोगों ने खुद से अल्टरनेटिव्स देखने हैं, रिसर्च करनी है ताकि हम लोग बेस्ट अल्टरनेटिव्स को देख सकें, हम लोग बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर सकें अपनी चॉइसेस के तौर पर और फिर उनमें से एक डिसाइड कर लें। The fourth step in the decision making process requires the decision maker to list viable alternatives that could resolve the problem. In a step, a decision maker needs to be creative. ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा, डिसीजन मेकर को क्रिएटिव होना पड़ेगा, उसको अपने माइंड से सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह का अल्टरनेटिव सेलेक्ट करे अपनी चॉइसेस के लिए। एंड द अल्टरनेटिव आर ओनली लिस्टेड, नॉट एवेल्युएटेड जस्ट येट। अभी हम लोगों ने क्या करना है कि उसको सिर्फ लिस्ट बनानी है कि ये वाले अल्टरनेटिव पॉसिबल हो सकते हैं। आवर सेल्स मैनेजर अमंडा आइडेंटिफाइज 8 लैपटॉप्स एज पॉसिबल चॉइसेस। अब अमंडा ने क्या किया है, 8 लैपटॉप्स को अपनी चॉइस के तौर पर रख लिया है। अब स्टेप 5 हमारा क्या है, एनालाइजिंग अल्टरनेटिव। अब उन अल्टरनेटिव्स को हम लोगों ने एनालाइज करना है। अब हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, वंस द अल्टरनेटिव हैज बीन आइडेंटिफाइड, अ डिसीजन मेकर मस्ट एवेल्युएट ईच वन। अब ये वाली आप एक टेबल देख रहे हैं, हम लोगों ने ये पॉसिबल 8 चॉइसेस है हमारे पास। डिसीजन क्राइटेरिया हमारा क्या था, मेमोरी एंड स्टोरेज, बैटरी लाइफ, कैरिंग वेट, वारंटी, डिस्प्ले क्वालिटी। हम लोगों ने इन सबको क्या कर दिया था, वेट दे दिए थे कि हम लोगों को ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, इतना चाहिए। अब जैसे हमारे पास है HP प्रो बुक, ठीक है, ये हमारे पास एक चॉइस है, अल्टरनेटिव है। इसको हम लोगों ने देख लिया, अपन नेट से चेक कर लें, गूगल से चेक कर लें, मार्केट से जाके उसकी प्राइस चेक कर लें, ठीक है, और उनकी शॉपकीपर से ये सारी मालूमात ले लें जो हमारा डिसीजन क्राइटेरिया है। तो हम लोगों ने उसके बाद क्या सोल्यूशन निकाला कि HP प्रो बुक की मेमोरी एंड स्टोरेज 10 है, बैटरी लाइफ 3 है, कैरिंग वेट 10 है, वारंटी 8 है, डिस्प्ले क्वालिटी 5 है। ठीक हो गया, और ये इस तरह हम लोगों ने पूरा एक टेबल ड्रॉ कर लिया है। अभी हम लोगों ने इसको सिर्फ एनालाइज किया है। स्टेप 6 में हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब इनमें से एक अल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट कर लेंगे। द 6th step in the decision making process is choosing the best alternative or the one that generated the highest total in 5 steps. अब ये वाला जो हम लोगों ने स्टेप 5 में देखा है, जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा हम उस अल्टरनेटिव को, उस चॉइस को सेलेक्ट कर लेंगे। इन आर एग्जाम्पल, अमंडा वुड चूज द डेल इंस्पायरन बिकॉज इट स्कोर्ड हायर देन ऑल अदर अल्टरनेटिव्स। अब उसने क्या किया, डेल का लैपटॉप कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में स्कोर किया है। स्टेप 7 में हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव। अब जो हम लोगों ने अल्टरनेटिव डेल का लैपटॉप कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको हमने मार्केट में जाके खरीदना है। तो हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यू पुट द डिसीजन इनटू एक्शन बाय कन्वेइंग इट टू दोज इफेक्टेड एंड गेटिंग देयर कमिटमेंट टू इट। अनदर थिंग मैनेजर्स मे नीड टू डू ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन इज री-एक्सेस the environment for any changes, especially if it's a long term decision. अगर आप लोग ये डिसीजन जो है वो लंबे अरसे के लिए ले रहे हैं तो आपको एक दफ़ा फिर अपने डिसीजन को गो थ्रू कर लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर कोई, जैसे हम लोग पेपर सॉल्व करने के बाद उसको दोबारा रीड करते हैं ना, तो उसका क्या मकसद होता है कि अगर कोई मिस्टेक वगैरह रह गई है तो हम उसको दोबारा से हैंडल कर लें, उसको सॉल्व आउट कर लें। तो इसी तरह हम लोग स्टेप 7 में क्या करेंगे, अब इम्प्लीमेंट अल्टरनेटिव करने से पहले हम उसको एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे कि हमारा जो डिसीजन है वो ठीक है और हम उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। स्टेप 8 में हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएटिंग द डिसीजन इफेक्टिवनेस। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा जो डिसीजन हमने लिया था वो अच्छा साबित हुआ, ये नहीं हुआ। The last step in the decision making process involves evaluating the outcome or result of the decision made to see whether the problem was resolved. क्या जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हम लोगों को
आउटडेटेड लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं चीज़ मिल रही थी, वो नए लैपटॉप कंप्यूटर में है, क्या वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है? इफ द evaluation shows that the problem still exists, then the manager needs to assess what went wrong. Was the problem incorrectly defined? क्या हम लोगों ने जो सबसे पहले स्टेप 1 में किया था कि प्रॉब्लम को देखा था कि प्रॉब्लम कौन सा है, वो क्या सही डिफाइन नहीं किया था हमने? Were errors made when evaluating alternatives? Was the right alternative selected but poorly implemented? The answer might lead you to redo an earlier step or might even require starting the whole process over. ठीक है, तो ये 8 स्टेप्स थे जो हम लोगों ने किसी भी डिसीजन से लेने से पहले हम लोगों ने इन सारे स्टेप्स को देख लेना है। ठीक है, और हम लोगों ने स्टेप 8 में क्या करना है, जो डिसीजन ले लिया उसको एवेल्युएट करना है कि क्या वो ठीक है या नहीं है। सो ये बहुत ज़्यादा इजी है, एक दफ़ा आप इनको रीड आउट करेंगे तो ये आसानी से समझ आ जाएंगे। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि 8 स्टेप्स कौन कौन से, उनके नाम किस तरह के हैं, नाम बता दें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। एक डायग्राम मैं आप दिखा रही हूँ आपको, इसमें देखें कि हमारे पास है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग को न्यू लैपटॉप कंप्यूटर्स खरीदने थे। आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, अब हम लोगों ने अपना क्राइटेरिया देख लेना है कि हम लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हम लोगों ने देख लिया। ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, अगर हमारे पास जो रेलिवेंट क्राइटेरिया वो इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम लोग उसको नंबरिंग दे देंगे। नंबरिंग देने से क्या होगा कि हम लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई चीज़ कितनी हो तो गुजारा हो सकता है। अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स खुद से सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। अगले स्टेप में हम लोगों ने एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स, उन अल्टरनेटिव्स को देखना है कि वो अच्छे हम लोगों ने सही से हम लोगों ने देख ली हैं, क्या हम लोगों को यही वाले अल्टरनेटिव मिले हैं, और इन अल्टरनेटिव की हम लोगों ने मेमोरी एंड स्टोरेज, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ, वारंटी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से एनालाइज करना है ताकि हम लोग बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर सकें। हम लोगों ने 6 स्टेप में क्या करना है, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। अब इनमें से हम लोगों को जो सबसे अच्छा लगेगा हमने उसको सेलेक्ट कर लेना है। 7 स्टेप में हम लोगों ने इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव, और उसको खरीदने के लिए मार्केट चले जाना है ताकि उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। और 8 स्टेप में हम लोगों ने अपने डिसीजन क्राइटेरिया को इवेल्युएट करना है कि क्या वो ठीक हुआ भी या नहीं हुआ। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आसानी से समझ आ गए होंगे। और अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।